नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप चौधरी आप सभी लोगों का गुरु मंत्रा चैनल परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट्स को, और ये हम पूरी एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। इसमें एनसीईआरटी एक एक लाइन, एक एक एक्टिविटीज़ इसमें सारे डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका चैप्टर 1 किस पर बेस्ड है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो आपका पहला चैप्टर है यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी आपको रिएक्शंस चेक करने हैं कि क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के रिएक्शंस हैं, और उसमें बनने वाले जो इक्वेशंस लिए जाएंगे वो किस किस तरीके के होंगे। तो केमिकल रिएक्शंस में आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा? सबसे पहले आपको यहाँ ये बताया गया है कि एक्टिविटी 1.1 में क्या कहा गया है कि आप एक मैग्नीशियम रिबन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एक मैग्नीशियम रिबन ले लीजिए। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम का एक पतला सा स्ट्रिप लेना है। ये अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 सेंटीमीटर का कहा गया है। अब ये मैग्नीशियम रिबन पे क्या होता है, मैग्नीशियम थोड़ा सा हमारा रिएक्टिव मेटल में आता है, तो एयर के प्रेजेंट में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन से ये रिएक्ट कर जाएगा। तो मैग्नीशियम क्या करता है, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से जो ऑक्सीजन की लेयर है, ऑक्सीजन की लेयर, इस लेयर को हम लोग रिमूव करेंगे। क्या करना है आपको? रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? एक सैंड पेपर लेना पड़ेगा, है ना। सैंड पेपर से इसको घिस के आराम से रिमूव कर दीजिए, और रिमूव करने के बाद बचेगा क्या? सिर्फ आपका मैग्नीशियम बचेगा। अब इस मैग्नीशियम को क्या करना है? बर्न करना है। यहाँ देखिए चिमटा पकड़ के ये जलाया जा रहा है। तो ये जब मैग्नीशियम रिबन को आप जलाएंगे तो जलाने के बाद आपको कैसा चीज़ें ऑब्जर्वेशन में देखने को मिलेगा। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को आप जला रहे होंगे एयर में, तो एयर में जब आप जलाएंगे तो ये मैग्नीशियम क्या करता है, एक वाइट कलर का डैजलिंग फ्लेम देगा। वाइट कलर का डैजलिंग फ्लेम देता है। जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाएगा एयर में, ठीक है, कहाँ बर्न किया जा रहा है? एयर में बर्न किया जाएगा, यानी एयर में क्या रहेगा प्रेजेंट? आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, और ऑक्सीजन क्या करता है? हेल्प करता है बर्निंग को। तो जब मैग्नीशियम बर्न होगा तो क्या करेगा? वाइट डैजलिंग फ्लेम मिलेगी, वाइट डैजलिंग फ्लेम। इसका मतलब क्या हो गया? श्वेत चमकदार लौ आपको दिखाई देता है। ठीक है, एकदम बढ़िया चमकीला लाइट कलर, एकदम वाइट कलर में दिखेगा। ठीक है, और क्या बनता है बाद में? बर्न होने के बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आपका वाइट कलर में रहेगा, और ये वाइट पाउडर रहेगा। क्या रहेगा? वाइट पाउडर। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन सा रहता है आपका? वाइट पाउडर रहता है। ठीक है, पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये कहाँ होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर बर्निंग किया गया, तो यहाँ देखिए आपका प्लेट में, ग्लास में क्या दिखेगा आपको? एक वाइट पाउडर दिखेगा, और ये वाइट पाउडर आपका है किस चीज़ का? मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। क्लियर? तो ये पूरा ऑब्जर्वेशन बताया गया। तो इसमें क्या हुआ आपका कि मैग्नीशियम किस तरीके से जलने के बाद, हीट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? उसके बाद एक और एक्टिविटीज़ है एक्टिविटी 1.2 में। एक्टिविटी 1.2 में क्या कहा गया आपसे कि आप लेड नाइट्रेट लीजिए। क्या लीजिए? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जो होता है वो PbNO3 का होल ट्वाइस है। ठीक है, इसमें मिलाया जा रहा है, क्या मिलाया जा रहा है? पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, यानी पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन मिला दिया गया। मिलाने के बाद ये बनेगा क्या आपका? पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा KNO3, और लेड आयोडाइड बनेगा PbI2। ठीक है, ऑब्जर्व क्या करेंगे? क्या चीज़ आपको ऑब्जर्वेशन में मिलेगा? ये जो लेड आयोडाइड बना है ये येलो कलर का होगा। किस कलर का होगा? येलो कलर का होगा। और साथ ही साथ ये क्या चीज़ होती है? प्रेसिपिटेट होती है। प्रेसिपिटेट होता है, यानी प्रेसिपिटेट का मतलब एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, और इनसॉल्युबल सब्सटेंस मतलब वो पूरे के पूरे सोल्यूशन में नीचे बॉटम में आकर कुछ देर के बाद सेटल डाउन हो जाएगा, यानी नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, लाइक ए कोलाइडल सोल्यूशन। जैसे कोलाइडल सोल्यूशन होता है, कुछ देर के बाद बॉटम में आकर बैठ जाता है जब उसको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिला है तो पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनाएगा, और ये किस कलर का हो जाता है? येलो कलर में कन्वर्ट होता है, और ये एक प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है,
एक्टिविटी 1.3 क्या कहता है? एक्टिविटी 1.3 यहाँ आपको क्या लेना है? जिंक लेना है और एक कोनिकल फ्लास्क। यहाँ देखिए ये जो डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, ये वाला डायग्राम जो ऐसे टेढ़ा सा, नीचे का हिस्सा ज़्यादा चौड़ा है, ये वाला हिस्सा चौड़ा है थोड़ा, और ऊपर का हिस्सा पतला है, ये आपका क्या हो जाता है? हमारा क्या है? कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, क्या है? एक कोनिकल फ्लास्क इसमें ले लेना और इसमें क्या मिलाना है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है। यानी आपको जिंक के साथ HCl मिलाइए तो ये क्या बनेगा आपका? जिंक क्लोराइड बनेगा ZnCl2, और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। या फिर अगर जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 हमारा क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड होगा। इसको लेंगे तो क्या बनाएगा? ZnSO4, और क्या चीज़ बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो ये गैस है तो ये ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शंस यहाँ पर बताएगा। तो यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आपका इवोल्यूशन ऑफ गैसेज हो रहा है। ठीक है, अब ऊपर के एक्टिविटीज़ वगैरह देखने के बाद हम लोग क्या क्या डिसीजन ले पा रहे हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो वहाँ चेंज इन स्टेट हो रहा होगा, चेंज इन स्टेट होगा, यानी कि वहाँ सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर बनने के चांसेस हो जाएंगे। और क्या होगा? चेंज इन कलर होगा, यानी उस चीज़ के कलर में भी चेंजेस आएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लेड आयोडाइड, ये येलो कलर का फॉर्मेशन कर देता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि गैस का बाहर निकलना होगा। ठीक है, गैस बाहर निकलेगी, जैसे यहाँ हाइड्रोजन गैस क्या कर रही है? बाहर लिबरेट हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? वो थोड़ा बहुत ठंडा या गर्म भी हो सकता है। क्लियर? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम लोग केमिकल रिएक्शंस में देखने को मिलेंगी। बाकी आपको पहले से ही पता होगा केमिकल चेंज में क्या होता है? हमेशा न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, न्यू सब्सटेंस फार्म होगा केमिकल रिएक्शंस में। और इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं केमिकल प्रोसेस, इरिवर्सिबल होते हैं, यानी वो परिवर्तित नहीं होते, यानी दोबारा वापस जल्दी नहीं क्लियर होंगे। क्लियर? तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका पहला टॉपिक दिया गया है, क्या है? केमिकल इक्वेशन। क्या दिया गया है? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? जो भी हम केमिकल रिएक्शंस वगैरह यहाँ पर हमने लिखा है सिंबॉलिक फॉर्म में, वही आपका केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ये दो तरीके से लिखा जाएगा। किस तरीके से? दो फॉर्म में लिखा जाता है। या तो आप इसको वर्ड इक्वेशन में डालिए, किस में डालिए? वर्ड फॉर्म में, या फिर इसको सिंबल फॉर्म में डालिए। तो केमिकल इक्वेशन दो फॉर्म में लिखा जाता है, या तो सिंबल का इस्तेमाल करते हुए लिखिए और दूसरा वर्ड का इस्तेमाल करते हुए लिखिए। ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो यूज़ किया जाता है वो सिंबल वाला यूज़ किया जाता है, क्योंकि सिंबल वाले लिखने से हमको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ ऊपर के ऑब्जर्वेशन जो एक्टिविटी दी गई थी उसी से रिलेटेड बना दिया गया कि मैग्नीशियम रिबन को जब भी बर्न किया गया ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो वो क्या कर रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो मैग्नीशियम हमारा ये वर्ड में हो गया, ऑक्सीजन भी ये भी वर्ड में हो गया, और ये क्या बना दे रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्ड वाला इक्वेशन है। अब इस वर्ड वाले इक्वेशन में कुछ टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, वो टर्म क्या क्या रहेंगे उनको हम लोग देख लेते हैं। तो एक आपका लेफ्ट हैंड साइड है, एक क्या है? ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है? राइट हैंडेड साइड है। ठीक है, ये एरो हेड के बाद, एरो के बाद आपका दो चीज़ दिख रहा है, एक लेफ्ट में दिख रहा है और एक राइट में दिख रहा है। तो जो एरो होता है, एरो आपको दिखाता है डायरेक्शन ऑफ केमिकल चेंज, है ना? डायरेक्शन ऑफ केमिकल चेंज दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ केमिकल चेंज दिखाता है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा होता है वो होता है आपका रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड में जो चीज़ लिखी होती है वो होती है प्रोडक्ट। ठीक है, राइट हैंड साइड में जो चीज़ दिखेगा वो क्या दिखेगा? प्रोडक्ट दिखता है, उसका नाम क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, यानी वो फाइनल चीज़ें जो आपको केमिकल रिएक्शंस के बाद मिलती हैं वो आपका प्रोडक्ट हो जाता है। और जो चीज़ केमिकल रिएक्शन में टेकिंग होती है, जो हमारा केमिकल रिएक्शंस के लिए इन्वॉल्व हो रहा है, वो आपका क्या हो जाता है? रिएक्टेंट हो जाता है। तो आपका यहाँ पर क्या हुआ? जो आपका प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या होगा? न्यू सब्सटेंस फार्म जो होगा, न्यू सब्सटेंस फार्म्ड। तो जो नया सब्सटेंस फार्म होगा उसको क्या बोला जाएगा? प्रोडक्ट बोला जाएगा। और दो जो पार्ट केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, पार्ट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, पार्ट इन्वॉल्व इन या टेक इन
केमिकल चेंज तो उसको क्या बोला जाएगा, रिएक्टेंट बोला जाएगा। और ये याद रखिएगा, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा राइट साइड में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या दिखा गया है, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, तो उधर ऊपर हमने बताया वर्ड के जरिए लिखा गया था, यहाँ पर आपका सिंबल फॉर्म में लिखा गया। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O2। ठीक है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का O2, और ये क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है वर्ड में, सिंबल में ये हो गया। ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शंस लिखे गए हैं वो सिंबल फॉर्म में प्रेजेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसी के साथ में इसके स्टेट भी लिखे जाते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम किस स्टेट में मिलता है, आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा, तो सॉलिड के लिए स्मॉल s लिख देना है। ऑक्सीजन किस स्टेट में मिल रहा है आपको, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में मिलेगा, तो ऑक्सीजन के लिए स्मॉल g ब्रैकेट में लिख लेना। और ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हमारा क्या है, एक सॉलिड का ही फॉर्मेशन करता है, तो इसके लिए स्मॉल s लिख लेना है। क्लियर, यानी कि आपको सॉलिड के लिए क्या लिखना है, सॉलिड के लिए ब्रैकेट में लिखना स्मॉल s, लिक्विड के लिए क्या लिखना है, अगर लिक्विड स्टेट में है तो इसके लिए स्मॉल l लिखना है ब्रैकेट करके। गैस के लिए क्या लिखोगे, गैस के लिए स्मॉल g लिखेंगे। और एक और स्टेट होता है एक्वस, यानी आपका सॉलिड और लिक्विड दोनों मिला के जब प्रेजेंट होता है तो उसमें एक्वस बोला जाएगा, यानी इसको स्मॉल aq से लिखेंगे। ठीक है, तो ये 4 स्टेट हम लोग उस एलिमेंट, उस कंपाउंड के आगे भी रिप्रेजेंट करते हुए, लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, और इस तरीके का जो सिंबल के फॉर्म में जो भी केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है उसका नाम हो जाता है स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। ठीक है, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन यानी कंकाली रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। ओके, तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका था। इसके बाद आपको बताया गया है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर, संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि जितने एटम, जितने नंबर ऑफ एटम आपके रिएक्टेंट में होंगे, रिएक्टेंट में जितने लोग जा रहे होंगे, केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में भी उतने ही लोग आपको मिलने चाहिए, है ना। यानी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। यानी कि अभिकारक, रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक में जितने लोग उपस्थित होंगे उतने ही लोग आपके उत्पाद में भी होने चाहिए। यानी जितना लोग आएगा रिएक्शन में इन्वॉल्व होने के लिए उतने ही लोग आपको बाद में भी मिलने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जब आप वर्ड इक्वेशन लिखते हैं तो वर्ड इक्वेशन में ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाता है कि कितना लोग रिएक्टेंट में है और कितना लोग हमारा प्रोडक्ट में हो। जैसे यहाँ पर लिया गया है एक रिएक्शन, जिंक का रिएक्शन कराया जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इस तरीके से वर्ड में आप लिख देंगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन तो फॉर्म कर लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कितना जिंक आया, कितना सल्फ्यूरिक एसिड लोग आया, कितना आपका जिंक सल्फेट आ रहा है और कितना हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। ठीक है, तो आपका दोनों तरफ का नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मास यानी कि मास को भी इक्वल करना होता है दोनों तरफ। ठीक है, या तो मास को इक्वल करके चेक करिए या तो नंबर ऑफ एटम्स को लेकर चेक करिए। ठीक है, दोनों बातें सेम हो जाती हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे तो मास भी सेम बना देंगे। क्लियर, तो यहाँ देखिए ये वर्ड में लिखा गया, वर्ड के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि दोनों तरफ ये बैलेंस है या नहीं है। यहाँ जिंक का रिएक्शन कराया जा रहा है H2SO4 के साथ, यानी जिंक का रिएक्शन किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और क्या बना रहे हैं आपको, जिंक सल्फेट बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ प्रेजेंट एटम्स की काउंटिंग करिए। लेफ्ट हैंड साइड में जिंक कितना है, 1 है, जिंक कितना है 1, और राइट हैंड साइड में भी जिंक कितना है 1 है। ठीक है, तो जिंक का तो हिसाब बराबर है। हाइड्रोजन की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है और राइट में भी हाइड्रोजन 2 है, ये भी बराबर है। ठीक है, और
SO4 सल्फेट की बात करें तो यहाँ सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4, सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ये संख्या बराबर है सल्फेट में भी, या फिर अलग अलग देख सकते हैं, सल्फर 1 है और उधर भी आपका सल्फर 1 है, ठीक है। तो दोनों तरफ सल्फर भी बराबर ही है और ऑक्सीजन को भी दोनों तरफ मैच करवा सकते हैं, 4 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन। तो जितना एटम आपका रिएक्टेंट में है उतना ही एटम आपका प्रोडक्ट में भी है। इसका मतलब ये रिएक्शन ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस था, ये बैलेंस है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए ये टेबल बना के आपको बता दिया है कि जिंक रिएक्टेंट में 1 था, प्रोडक्ट में भी 1 है, हाइड्रोजन दोनों तरफ भी सेम, यहाँ सारे के सारे सेम हो रहे हैं। क्लियर। एक और रिएक्शन दिया है यहाँ पर आयरन का वाटर के साथ दिया गया है। क्लियर। आयरन का वाटर के साथ लिखा हुआ है, तो ये आयरन का ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करेंगे तो देखिए कितने कितने हैं सब। रिएक्टेंट में आयरन 3 है और प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में आयरन 1 है और प्रोडक्ट में आयरन 3 है। क्लियर। तो रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 3, तो इस 1 को 3 बनाएंगे, तो 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आयरन के आगे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आयरन के आगे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने आयरन के आगे 3 से मल्टीप्लाई किया तो आयरन की संख्या 3 हो गई। क्लियर। अब यहाँ देखिए H2O में वाटर में हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, तो हाइड्रोजन तो अभी बराबर है। क्लियर। हाइड्रोजन क्या है, अभी बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोडक्ट में 4 है। ऑक्सीजन कितना है, प्रोडक्ट में 4 है, लेकिन रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो इस 1 को 4 बनाना पड़ेगा, ठीक है। 1 को 4 बनाना पड़ेगा, तो 1 को 4 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर। तो जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इधर हो रहा है, और इधर कितना, 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन को भी 8 बना लीजिए, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ सारे के सारे एलिमेंट सेम हो गए। आयरन प्रोडक्ट में 3, रिएक्टेंट में भी 3, हाइड्रोजन प्रोडक्ट में 8, रिएक्टेंट में भी 8, ऑक्सीजन प्रोडक्ट में 4 और रिएक्टेंट में भी 4। क्लियर। तो यहाँ पर ये अब हमारा बैलेंस हो चुका है। ओके, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर देखिए ये प्रोसीजर बताया है आपको बैलेंस करने के लिए, तो इतना लंबा चौड़ा सब स्टेप करके वो दिखाए हुए हैं, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमने बता दिया कि किस तरीके से इसको बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस करते समय बस एक चीज़ का ध्यान देंगे कि जो एलिमेंट किसी एक जगह प्रेजेंट हो, चाहे रिएक्टेंट में चाहे प्रोडक्ट में, अगर सिर्फ एक जगह प्रेजेंट है तो सबसे पहले उसी को आप बराबर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जहाँ 2-2 जगह प्रेजेंट होगा वहाँ बराबर करने के लिए उसके लिए मत जाइएगा। जो एलिमेंट पहला एक जगह प्रेजेंट है पहले उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है, उसकी संख्या को बराबर करेंगे। क्लियर। आगे बढ़ें। ओके, तो यहाँ पर मैंने देख लिया, यहाँ पर मैच कर सकते हैं, यहाँ पर इसने बैलेंस करके लाया है, तो ये आपका ऑलरेडी मैंने बता दिया है। क्लियर। अब यहाँ देखिए स्टेट भी लिख दिया है उसने, स्टेट लिखा है, आयरन किस स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट में, आयरन किस स्टेट में, सॉलिड में, और H2O ये गैसेस स्टेट में है। गैसेस स्टेट में क्यों है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट का वाटर वेपर होता है। क्या होता है, ये वाटर वेपर होगा, वाटर वेपर। क्लियर। वाटर वेपर होता है इसलिए गैसेस फेज में रखा गया है। बनेगा क्या, ये हमारा आयरन का ऑक्साइड बना रहा है और इसी को हम लोग रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट, यानी कि जंग। क्या बोला जाता है, जंग बोला जाता है। और ये फिनोमिना क्या कहलाता है, ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको बोला जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोला जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर, यानी लोहे में जंग लगना। ठीक, बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे एक और रिएक्शन दे रखा है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है आपका, मेथेनॉल बना रहा है। क्या बना रहा है, मेथेनॉल। ठीक है, क्या बनाएगा ये, मेथेनॉल बनाएगा। और यहाँ पर कंडीशन दिया गया है कि ये रिएक्शन कब होगा, जब 340 वायुमंडलीय दाब होगा यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तभी ये रिएक्शन होगा। ठीक है, तो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना ले रहा है, मेथेनॉल बना ले रहा है। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर मेथेनॉल में यहाँ पर कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन की संख्या इधर 3 और
3 ये और 1 ये, 4 हाइड्रोजन इधर है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन था तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तब ये आपका बैलेंस हो चुका है। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना 340 एटमॉस्फेयर, ये आपके कंडीशन या कैटलिस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, इसको कंडीशंस बोला जाता है, कंडीशंस और कैटलिस्ट यहाँ लिखे जाते हैं, यानी रिएक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग हेल्प करते हैं और जो कंडीशन दिए जाते हैं उस कंडीशंस पे हम बात करेंगे। तो आपका 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये क्या है, कंडीशंस है, क्या है ये, कंडीशन है। क्लियर। लेक्चर अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है, और कमेंट करके आप बताते रहेंगे कौन से पॉइंट पर कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, और अगर प्रॉब्लम हुई है तभी बताइए, अदरवाइज ठीक लगे तब भी आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया है ये आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखा हुआ है, किसका लिखा है रिएक्शन, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस यानी कि जो आपका ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट आपके जो भी फूड बनाने का काम करते हैं वो जिस प्रोसेस से बनाते हैं उस प्रोसेस का नाम हो जाता है फोटोसिंथेसिस। और उस पूरे प्रोसेस में जो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होता है वो यही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाएंगे और ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ H2O ये बनाना ज़रूरी नहीं, H2O आपका तब बाहर होता है जब यहाँ पर एक्सेस H2O लिया जाता है। क्लियर। अगर ज़रूरत से ज़्यादा H2O है तभी आपका वो बनेगा। और जो कंडीशन होता है वो कंडीशन क्या होता है कि ये रिएक्शन जब भी होगा ये सनलाइट के प्रेजेंट में होगा, किसके प्रेजेंट में होगा, सनलाइट के प्रेजेंट में होगा। और क्या होना चाहिए, ये ग्रीन प्लांट है तो ग्रीन प्लांट के लीफ में क्लोरोफिल नामक का एक मटेरियल होता है तो वो प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे CO2 है और H2O है, ये दोनों आपस में मिलेंगे, बनेगा यही C6H12O6 जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। और ये हमें क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। क्लियर। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने में क्या करेंगे, यहाँ देखिए कार्बन कितना है, 1 कार्बन इधर है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 6 कार्बन है, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 कार्बन इधर भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन 2 जगह है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन 2 जगह प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन को पहले आप बैलेंस नहीं करेंगे। हाइड्रोजन एक ही जगह प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 और इधर हाइड्रोजन कितना है 12, तो 12 है तो इस 2 को 12 बना लीजिए। 2 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे आप, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, 12 हाइड्रोजन इधर हो गया। अब जब आपने 6 से इधर मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन को आप काउंट करते हैं, तो इस CO2 में ऑक्सीजन हो गया 6 दूना 12 ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो रहा है 6, तो 12 और 6 मिला के 18 ऑक्सीजन इधर हो रहा है, ठीक। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन हो गया, तो 18 में से 6 तो पहले से प्रेजेंट है, 6 और 2 यहाँ है। तो अब हमें 18 बनाना है, तो 18 बनाने के लिए कि इसको 12 कर दीजिए, तो 6 दूनी 12 हो गया, तो 12 और 6 मिला के 18 इधर भी हो गया, तो ऑक्सीजन भी अब आपका बराबर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस रिएक्शन में मैंने एक्सेस वाटर बाहर नहीं निकाला है, एक्सेस वाटर को बाहर नहीं निकाला। क्यों, क्योंकि आपका जब भी प्लांट ज़रूरत से ज़्यादा वाटर अगर नहीं लेगा, तो ज़रूरत से ज़्यादा वाटर नहीं ले रहा है तो वो एक्सेस वाटर यानी एक्स्ट्रा वाटर जो ये निकालना है बाहर, वो आपका बाहर नहीं निकलेगा और ये आपका पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर है टॉपिक, ओके। आगे बढ़ें। आगे आपका एक्सरसाइज दिया गया है, क्या दिया गया है, एक्सरसाइज दिया गया है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। और चाहे तो आप ये पूरा एक्सरसाइज आप बना सकते हैं, जितना बताया गया उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, पूरी एक्सरसाइज बना सकते हैं। क्लियर। तो ये हम आपको अगले क्लास में आपको पूरा एकदम क्वेश्चन डाउट एकदम पूरा क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट कर लीजिएगा, और जो बच्चे स्टूडेंट्स हमारे नए हैं चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे हमको आगे की क्लासेस टाइम पर अवेलेबल करा सकें। क्लियर। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।